अपने हैं लहरें। नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं। भारत में जनजातीय समुदायों के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, उनकी दुनिया में हमारे पास जनजातीय कार्य मंत्रालय की कई योजनाओं का अच्छा खासा ब्यौरा है। हाँ, काफी सारी योजनाएं हैं जिन पर आज बात की जा सकती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इन योजनाओं के पीछे का इरादा क्या है, इनका दायरा कितना बड़ा है और ये असल में जनजातीय जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य कैसे रखती हैं, इसे समझना। इनमें से कुछ तो काफी बड़ी लगती हैं, महत्वाकांक्षी, कुछ शायद उतनी जानी पहचानी ना हो। सही बात है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इनमें क्या खास है, ये कैसे काम करती हैं। शुरुआत करते हैं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से। सुना है ये 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ। हाँ, जानकारी तो यही है। और इसमें 17 मंत्रालय शामिल हैं और 25 अलग-अलग उपाय। ये तो बहुत बड़ा समन्वय लगता है। बिल्कुल, 17 मंत्रालय ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या बताया गया है? हाँ, तो इसका जो मेन मकसद है वो है करीब 63,800 से ज्यादा गांव। वहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना, अच्छा। जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, आंगनवाड़ी, इन सुविधाओं को बेहतर करना। और साथ ही एक बड़ा लक्ष्य ये भी है कि अगले 5 सालों में करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 करोड़ से ज्यादा जनजातीय लोगों के लिए रोजगार के मतलब आजीविका के अवसर पैदा किए जाएं। 5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और बजट भी वैसा ही है, करीब 79,000 करोड़ का, जिसमें केंद्र का हिस्सा है कोई 56,000 करोड़ और राज्यों का करीब 23,000 करोड़। तो ये दिखाता है कि एक बड़े पैमाने पर मतलब एक समन्वित प्रयास की बात हो रही है। लेकिन 17 मंत्रालयों में तालमेल वो कितना कारगर होगा, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, वो तो है। ये हमेशा एक चुनौती रहती है इतने बड़े स्केल पर। अच्छा, एक और महाअभियान का जिक्र है, पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। हाँ, पीएम जनमन। ये 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू हुआ। ये किनके लिए है खास तौर पर? ये योजना जो है ये विशेष रूप से पीवीटीजीज के लिए है। पीवीटीजीज? बिल्कुल। यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। बिल्कुल, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये वो समूह हैं जो जनजातीय समुदायों में भी सबसे ज्यादा हाशिए पर हैं, अक्सर बहुत दुर्गम इलाकों में रहते हैं। तो करीब 24,000 करोड़ रुपए का बजट है इसके लिए और लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में इन परिवारों और उनकी बस्तियों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएं। जैसे कि क्या-क्या शामिल है इसमें? इसमें है सुरक्षित घर, साफ पीने का पानी, सैनिटेशन यानी स्वच्छता की व्यवस्था, फिर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच, पोषण का स्तर सुधारना और कनेक्टिविटी भी, मतलब सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी, जहां बिजली नहीं है वहां बिजली, और सबसे जरूरी स्थायी आजीविका के साधन। तो ये फोकस बिल्कुल उन पर है जो सबसे ज्यादा पीछे छूट गए हैं। हाँ, कोशिश यही है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन तक पहुँचना, इन दुर्गम बस्तियों तक योजनाओं को लागू करना, वो भौगोलिक और सामाजिक कारणों से अक्सर बहुत मुश्किल होता है। सही कहा। पीवीजीज तक पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती रही है हमेशा से। अच्छा, अब जरा आजीविका पर आते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन यानी पीएमजेवीएम, इसका जिक्र है। ये क्या है? हाँ, पीएमजेवीएम, देखिए ये असल में 2 पुरानी योजनाएं थीं, उनको मिलाकर बनाया गया है। अच्छा। और इसका मुख्य फोकस है जनजातीय समुदायों की आजीविका को मजबूत करना और इसमें खास ध्यान दिया गया है लघु वन उपज पर, एमएफपी, जिसे कहते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एमएफपी यानी जंगलों से मिलने वाली चीजें। बिल्कुल। तो इसकी एक खास बात यह है कि सरकार कुछ चुनिंदा एमएफपीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी तय करती है, जैसे फसलों के लिए होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। तो अगर बाजार में दाम एमएसपी से नीचे चला जाता है तो जो राज्य की एजेंसियां हैं वो एमएसपी पर खरीद लेती हैं, ताकि इकट्ठा करने वालों को नुकसान ना हो। सही। लेकिन ये सिर्फ खरीदने तक ही नहीं है। योजना में इस बात पर भी जोर है कि ये जो संग्रहण है वो टिकाऊ हो, मतलब जंगल को नुकसान ना पहुंचे, सस्टेनेबल। हाँ। और फिर उस उपज का वैल्यू एडिशन हो, मतलब प्रोसेसिंग वगैरह करके बेहतर दाम मिले। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गोदाम है, प्रोसेसिंग यूनिट हैं, वो बनाना, एमएफपी से जुड़ा जो पारंपरिक ज्ञान है उसे बचाना और बाजार की समझ बढ़ाना, ये सब इसमें शामिल है। तो ये सिर्फ फौरी राहत नहीं बल्कि एक पूरी वैल्यू चेन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल,
कोशिश तो यही है कि वनोपज पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो। ये दिलचस्प है। चलिए अब शिक्षा की तरफ चलते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS, इनकी तो काफी चर्चा होती है। हाँ, EMRS काफी चर्चित है। इनका क्या उद्देश्य है? ये कैसे काम करते हैं? देखिए, EMRS का जो मूल आइडिया है वो नवोदय विद्यालयों जैसा ही है अच्छा। कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने माहौल में ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले। 2018-19 में इन्हें दोबारा से एक नई दिशा दी गई। नई नीति के तहत लक्ष्य ये है कि हर उस ब्लॉक में एक EMRS स्कूल हो जहां 50% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजातीय यानी ST की हो। 50% या फिर कम से कम 20,000 जनजातीय लोग रहते हों, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है। और जो पहले से स्कूल चल रहे थे उनमें से भी कुछ को अपग्रेड किया जा रहा है। कुल लक्ष्य है देश भर में 728 EMRS स्थापित करना। 728 काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और इनसे करीब 3.5 लाख ST छात्रों को आवासीय शिक्षा मिल सकेगी। आवासीय होना महत्वपूर्ण है शायद। बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे जो दूर दराज के बच्चे हैं जहां रोज स्कूल आना जाना मुश्किल है, उन्हें वहीं रहकर पढ़ने का मौका मिलता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन चुनौती फिर वही होगी, क्या सिर्फ इमारतें बनेंगी या शिक्षा की गुणवत्ता भी अच्छी होगी? बिल्कुल सही। बिल्डिंग्स के साथ साथ टीचर्स, मैनेजमेंट, क्वालिटी, ये सब बहुत जरूरी है। अच्छा, शिक्षा में ही आगे बढ़ते हैं। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स, मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक उत्तर दोनों का जिक्र है। हाँ, दोनों स्तरों पर योजनाएं हैं। एक है मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, ये है क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए। और दूसरी है मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, ये 10वीं या 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए, जैसे कॉलेज या कोई और कोर्स। दोनों के लिए पात्रता क्या है? दोनों के लिए एक मुख्य शर्त है कि परिवार की कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। 2.5 लाख। ठीक है। और मिलता क्या है इसमें? मैट्रिक पूर्व में जो बच्चे रोज स्कूल आते जाते हैं, मतलब डे स्कॉलर्स, उन्हें 225 रुपए महीना। और जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें 525 रुपए महीना, साल में 10 महीने के लिए। और मैट्रिकोत्तर में? मैट्रिकोत्तर में जो कोर्स की फीस होती है, जो अनिवार्य फीस है, वो सरकार देती है, मतलब उसकी भरपाई होती है। पूरी फीस? हाँ, लेकिन उसकी एक ऊपरी सीमा होती है जो राज्य की फीस तय करने वाली कमेटी निर्धारित करती है। और साथ में कोर्स के हिसाब से 230 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति माह तक रखरखाव भत्ता भी मिलता है। फंडिंग कैसे होती है? केंद्र और राज्य का क्या हिस्सा है? ज्यादातर राज्यों में ये 75-25 है। 75% केंद्र और 25% राज्य। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्य, उनके लिए ये 90-10 है। अच्छा, वहाँ केंद्र का हिस्सा ज्यादा है? हाँ, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं बिना विधायिका वाले, वहाँ 100% केंद्र सरकार देती है। लेकिन क्या ये राशि, जैसे 225 रुपए या 525 रुपए महीना या फिर वो 1200 तक का भत्ता, क्या ये आज की महंगाई के हिसाब से काफी हैं, खासकर उच्च शिक्षा में? ये सवाल तो बिल्कुल जायज है। समय के साथ इन राशियों को देखना जरूरी होता है। अच्छा, क्या विदेश में पढ़ाई के लिए भी कोई खास योजना है? राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना का नाम देखा मैंने। हाँ, ये एक बहुत विशिष्ट योजना है। क्या है इसमें? इसके जरिए जो चुने हुए जनजातीय छात्र हैं उन्हें विदेश जाकर मास्टर्स, PhD या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। ओह, ये तो बढ़िया है। कितनी स्कॉलरशिप्स है? हर साल कुल 20 स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। सिर्फ 20? पूरे देश के लिए? हाँ, संख्या तो कम है। इसमें से 17 अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए हैं और 3 खास तौर पर PVTG छात्रों के लिए आरक्षित हैं। इसके लिए आय सीमा क्या है? इसके लिए आय सीमा थोड़ी ज्यादा है। परिवार की सालाना आय 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 लाख, ठीक है। संख्या भले कम हो, पर यह एक अच्छा कदम लगता है। हाँ, एक तरह से सांकेतिक महत्व तो है ही। जो छात्र बाहर पढ़कर आते हैं वो वापस आकर अपने समुदाय के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, विदेश के अलावा देश के अंदर ही हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी है? राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति और छात्रवृत्ति। हाँ, देश के अंदर हायर एजुकेशन के लिए भी 2 मुख्य योजनाएं हैं। बताइए। पहली है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति उच्च श्रेणी योजना। ये ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई के लिए है। इसका मकसद है जो होनहार ST छात्र हैं उन्हें देश के टॉप संस्थानों में पढ़ने में मदद करना। टॉप संस्थान मतलब? IITs, AIIMS, IIMs, NITs, ऐसे करीब 265 संस्थानों की लिस्ट है मंत्रालय के पास। अच्छा। तो इन संस्थानों में जो तय कोर्सेज हैं उनमें पढ़ने वाले छात्रों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ भी आय सीमा वही 6 लाख रुपए सालाना वाली है। इसमें क्या क्या कवर होता है?
इसमें ट्यूशन फीस, रहने खाने का खर्चा और किताबें व कंप्यूटर खरीदने के लिए भी अलाउंस शामिल है। ये काफी व्यापक लगती है। और दूसरी है राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति योजना। ये रिसर्च के लिए है, मतलब एमफिल और पीएचडी करने के लिए। इसके तहत हर साल 750 फेलोशिप्स दी जाती हैं ISTE छात्रों को भारत में रिसर्च करने के लिए। 750 फेलोशिप्स। हाँ, ये यूजीसी के जो नियम है उनके हिसाब से मिलती हैं। तो ये दोनों योजनाएं उच्च शिक्षा और रिसर्च में जनजातीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हैं। शिक्षा पर वाकई काफी जोर दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज का जिक्र था, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान। हाँ, ये क्या है? हाँ, आर्टिकल 275(1) ये संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। क्या करता है ये? ये केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वो राज्यों को खास ग्रांट इन एड, मतलब विशेष अनुदान दे। ये अनुदान खास तौर पर अनुसूचित क्षेत्रों, स्केड्यूल्ड एरियाज में प्रशासन का स्तर सुधारने और वहां रहने वाले जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए होता है। और ये पैसा? ये 100% केंद्र से आता है। पूरी तरह से केंद्रीय अनुदान। हाँ, और इसकी खासियत ये है कि ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। मतलब राज्य सरकारें इस पैसे का इस्तेमाल अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कर सकती हैं। जैसे? या आजीविका सुधारने के लिए कुछ करना है तो राज्य अपनी जरूरत देखकर इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुनियादी ढांचे की कमियों को पूरा करने के लिए। तो ये एक तरह का गैप फिलिंग फंड हुआ जो राज्यों को मिलता है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। ये राज्यों को अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार योजना बनाने की छूट देता है। अच्छा, क्या इस पूरी तस्वीर में NGOs मतलब स्वैच्छिक संगठनों की भी कोई भूमिका है? हाँ, बिल्कुल है। सरकार NGOs के योगदान को भी महत्व देती है। इसके लिए एक योजना है जिसका नाम है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता। इसमें क्या होता है? इसके तहत जो पात्र NGOs हैं उन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय वित्तीय मदद देता है। किस तरह के कामों के लिए? मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, जैसे कोई NGO आवासीय या गैर आवासीय स्कूल चला रहा हो या हॉस्टल चला रहा हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मदद मिलती है, जैसे मोबाइल डिस्पेंसरी चलाना या छोटे अस्पताल खोलना, कम से कम 10 बेड वाले। और आजीविका? हाँ, आजीविका सुधार से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी NGOs को फंड दिया जाता है। तो ये सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच पार्टनरशिप का एक उदाहरण है। हाँ, पर इसकी सफलता शायद इस पर निर्भर करेगी कि मॉनिटरिंग कितनी अच्छी होती है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि पैसे का सही इस्तेमाल हो। आखिर में एक और चीज है, जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी TRIs को सहायता। ये क्या है? ये कुछ दिलचस्प लग रहा है। हाँ, TRIs यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। क्या काम करते हैं ये? मंत्रालय राज्यों को नए TIA बनाने या जो पहले से हैं उन्हें और मजबूत करने के लिए मदद देता है। इनका काम कई स्तरों पर है। हाँ। पहला, जनजातीय समाज, उनकी संस्कृति, उनकी भाषाएं, उनकी समस्याएं, उनका पारंपरिक ज्ञान, इन सब पर रिसर्च करना और उसे डॉक्यूमेंट करना। रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा, ट्रेनिंग देना, सरकारी अधिकारियों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को, समुदाय के लोगों को उनकी क्षमता बढ़ाना। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, जनजातीय कला, संस्कृति और विरासत को सहेजना और उसे बढ़ावा देना। वो कैसे? जैसे म्यूजियम बनाना, जनजातीय त्योहारों का आयोजन करना या फिर जनजातीय युवाओं के लिए देश के दूसरे हिस्सों में कल्चरल एक्सचेंज टूर आयोजित करना। ये भी 100% केंद्रीय सहायता योजना है। हाँ, ये भी 100% ग्रांट स्कीम है। ये संस्थान सिर्फ ज्ञान का केंद्र नहीं है, बल्कि ये जनजातीय मुद्दों पर सबूत आधारित नीतियां बनाने में भी सरकार की मदद करते हैं। और जनजातीय पहचान को भी बनाए रखने में मदद करते होंगे। बिल्कुल, जनजातीय गौरव और पहचान को बनाए रखने में इनका बड़ा योगदान है। तो इन सभी योजनाओं को अगर हम एक साथ रखकर देखें, एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करें, तो क्या समझ आता है? ऐसा लगता है कई मोर्चों पर काम करने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल, एक होलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र दृष्टिकोण दिखता है। एक तरफ तो बुनियादी ढांचे और जरूरतें हैं, जैसे धरती आबा अभियान, PM जनमन, आर्टिकल 275(1) का अनुदान। दूसरी तरफ शिक्षा पर बहुत फोकस है, EMRS से लेकर इतनी सारी स्कॉलरशिप्स, यहाँ तक कि विदेश में पढ़ाई के लिए भी। हाँ, शिक्षा पर जोर साफ दिखता है। फिर आजीविका के साधन बढ़ाने की कोशिश है, PMGVM है, NGOs को सहायता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि जो सबसे कमजोर समूह हैं, PVTGs, उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। सही। और आखिर में सिर्फ आर्थिक या भौतिक विकास नहीं, बल्कि जनजातीय ज्ञान, उनकी संस्कृति, रिसर्च,
उसको भी महत्व दिया जा रहा है TRIs के जरिए। तो ये एक बहुआयामी रणनीति है। हाँ बिल्कुल, मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। तो इस सारी जानकारी का हमारे सुनने वालों के लिए क्या मतलब निकलता है? ये सब जानना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि देश में जनजातीय विकास के लिए सरकार किस तरह की सोच रखती है, किस तरह की रणनीति अपना रही है। ये सिर्फ पैसे बांटने या सब्सिडी देने वाली बात नहीं है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक पहचान, बुनियादी अधिकार, कई पहलू शामिल करने की कोशिश दिखती है। लेकिन बहुत जरूरी है, यहाँ ये समझना भी इतना जरूरी है कि सिर्फ योजनाओं की घोषणा कर देना या बजट रख देना ही काफी नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। इनकी असली सफलता तो इस पर निर्भर करती है कि जमीन पर इनका इम्प्लीमेंटेशन, इनका कार्यान्वयन कितना असरदार होता है। और क्या ये सच में उन लोगों तक पहुंच पाती हैं जिनके लिए ये बनी है? बिल्कुल। क्या लीकेज रुकती है? क्या अफसरशाही की बाधाएं कम होती हैं? क्या समुदाय की भागीदारी होती है? ये सब सवाल बहुत अहम है। तो ये जानकारी हमें नागरिकों को एक आधार देती है कि हम इन प्रयासों पर नजर रख सकें, सवाल पूछ सकें और इनके असली असर का आकलन कर सकें। सचमुच इन योजनाओं का दायरा और इनके इरादे काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में जो अलग-अलग प्रयास हो रहे हैं, उनकी एक साफ तस्वीर समझने में मदद मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? कि इतनी सारी योजनाएं हैं, अलग अलग मंत्रालय चला रहे हैं, इनके बीच आपसी तालमेल कितना मजबूत है? क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं या कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा? कहीं एक हाथ जो दे रहा है दूसरा उसे किसी और तरीके से तालमेल की कमी तो नहीं है? कोऑर्डिनेशन का मुद्दा। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल, इन सब का मिला जुला असर जमीनी हकीकत पर क्या पड़ रहा है? क्या वाकई जीवन स्तर सुधर रहा है? ये लगातार मूल्यांकन का विषय है। सही कहा। कार्यान्वयन और उसका प्रभाव, असली कसौटी तो वही है। आज इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। सपने